So let's start, guys. In today's video we will discuss one more previous year paper of solid state physics. इस पे ईयर तो मेंशन नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली 2022 या फिर 2021 का ये पेपर है. ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने पहले कर चुके हैं, तो उन्हें हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, नए क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं. कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंटिंग अ रोटेशन बाय एन एंगल, let's call it phi. Okay, this is some another symbol, but for the time being let's call it phi. So for an angle phi in an orthorhombic, what happens in orthorhombic, okay, that all three sides are not equal. So a is not equal to b and b is not equal to c, and but angles are all 90. Lattice about the c axis. Suppose that the matrix B represent a reflection with respect to AB plane. Using a matrix operation, find out a matrix C which represents the above rotation phi followed by reflection with respect to AB plane. So हमारे पास रोटेशन है पाई का followed by a reflection about AB plane. Which symmetry does C represent? ठीक है, so देखते हैं इस क्वेश्चन को. So क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं. पहले इसमें A मैट्रिक्स दे रखा है हमें. It represents a rotation by angle phi about c axis. ठीक है, c axis. So instead of x, y and z axis हमारे पास क्या है, a, b and c axis. ठीक है, so A represent this matrix. So orthorhombic lattice दे रखा है हमें. A is not equal to B is not equal to C, and alpha is equal to beta is equal to gamma 90 degree. So a general rotation matrix for an angle phi कैसे लिखते हो आप? So a general rotation matrix जिसमें हम एक एंगल phi से रोटेट करते हैं अबाउट z एक्सिस, वो कैसे लिखते हो आप? So let's represent it by rz function of phi cos phi minus sin phi 0, and then यहाँ पे क्या होता है, sin phi and then cos phi, and then यहाँ पे 0 and 0 0 1. ये मेरे पास मैट्रिक्स होता है, एक जनरल मैट्रिक्स जिसमें मैंने रोटेशन अबाउट z एक्सिस किया है. ठीक है, सो बट इन आर केस हमारे पास एंगल कितना है, आर जेड, एंगल इज पाई. सो कोस पाई इज -1, साइन पाई इज 0 0, दिस विल बी 0, कोस पाई अगेन -1 0. तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गई. ठीक है, आई गोट माई ए मैट्रिक्स. अब दिस इज माई ए मैट्रिक्स. नाउ लेट्स फाइंड बी मैट्रिक्स. बी मैट्रिक्स को उसने कैसे रिप्रेजेंट किया है, देन रिफ्लेक्शन अबाउट ए बी प्लेन, रिफ्लेक्शन अबाउट ए बी प्लेन. तो देखो, अगर आप इमेजिन करो, लेट्स से दिस इज ए एक्सिस, दिस इज बी एक्सिस एंड सी एक्सिस. अगर आप ए बी प्लेन, ये जो प्लेन है ए बी, इसके अलोंग अगर आप रिफ्लेक्शन करोगे तो सिर्फ कौन से कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, सी. देखो ये एक प्लेन है यहाँ पे. ठीक है, ए बी प्लेन इमेजिन कर पा रहे हो. यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, लेट्स से अल्फा. सो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अलोंग ए बी प्लेन कितना आएगा, कहीं नीचे आएगा, एंड उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 माइनस अल्फा. समझ में आ गया कि सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, z कोऑर्डिनेट चेंज होगा एंड माइनस साइन. सो सिमिलरली अगर आप ए बी प्लेन के अक्रॉस आप रिफ्लेक्शन कर रहे हो, सो कोऑर्डिनेट्स सिर्फ किसके चेंज होंगे, z कोऑर्डिनेट चेंज होंगे. सो अगर हमारे पास एक पॉइंट x y z है, अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन लेता हूँ अक्रॉस ए बी प्लेन, सो इट विल बी x y माइनस z. ठीक है, सो इसकी मैट्रिक्स कैसे लिखोगे आप, देखो. सो बी मैट्रिक्स विल बी
1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 जेड कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम अपना सी मैट्रिक्स लिखते हैं। सी मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, कैसे डिफाइन किया है, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। सो सी मैट्रिक्स को मैं कैसे लिखूंगा, देखो पहले मेरे को रोटेशन करना है, सो ए मैट्रिक्स, देन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। सो जो ऑपरेशन बाद में हो रहा है फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, वो आपको यहाँ पे लिखना है, एंड जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो आपका ये होगा रोटेशन, देन उसके आपको फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो कंप्यूट करते हैं सी मैट्रिक्स कितना आएगा। सो बी मैट्रिक्स तो ये रहा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 -1, एंड हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या था, -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 and 0 0 1. So it is a simple product of two matrices, 3 cross 3 matrices. So simple आप कितना आएगा ये, मैं लिख देता हूँ तो फटाफट इसके एलिमेंट्स, -1 0 0 then 0 -1 0 and 0 0 -1, ठीक है। तो ये क्या आ गई मेरे पास, सी मैट्रिक्स आ गई, यही आपको निकालने के लिए बोला गया था। एंड सी क्या है, देखो सी मैट्रिक्स एक इन्वर्जन मैट्रिक्स है, अगर यहाँ पर 1 1 1 होता तो उसका जस्ट इन्वर्जन कर दिया, तो सी मैट्रिक्स इज inversion symmetry. What kind of symmetry it shows? It shows an inversion symmetry, ठीक है, easy था। Now let's move on to part B. Prove that fivefold rotational symmetry cannot exist with translational symmetry in a crystalline lattice. ये क्वेश्चन हमने ट्यूट में भी दिया हुआ था, उसमें वहाँ पे हमने क्या किया था, इसमें 3 पॉइंट्स हमें प्रूव करने होते हैं कि 5 फोल्ड सिमेट्री के अंदर ट्रांसलेशनल सिमेट्री ब्रेक हो जाती है। सेकंड क्या था कि आपके पास क्या होता है, ट्रांसलेशन सिमेट्री ब्रेक हो जाती है, एंड इफ यू ट्राई टू फिल इन 2D स्पेस, 2D स्पेस में अगर आप फिल करते हो 5 फोल्ड सिमेट्री को, सो वहाँ पर आपके पास गैप्स आ जाते हैं, सो 2D स्पेस में भी आप इसको फिल नहीं कर सकते, ठीक है, 5 फोल्ड। एंड थर्ड पॉइंट क्या था कि अगर आप अपनी फिगर को रोटेट करोगे, रोटेट बाय एंगल थीटा, so it does not leave a figure invariant, वो चेंज हो जाती, ठीक है। सो 3 पॉइंट इसके अंदर देखने हैं, इससे आप प्रूफ कर सकते हो कि 5 फोल्ड सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट। बट एग्जिस्ट कहाँ पे करती है, हमने ट्यूटोरियल शीट के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस किया था, क्वासी क्रिस्टल्स के अंदर, है ना। क्वासी क्रिस्टल में क्या होता है, शॉर्ट रेंज के अंदर वो पीरियोडिक नहीं होते हैं, लेकिन बट इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर दे आर पीरियोडिक, एंड वहाँ पे 5 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो दिस वाज पार्ट बी। नाउ कम टू पार्ट सी। राइट डाउन द वेक्टर फॉर्म ऑफ Bragg's law of diffraction in reciprocal space, explaining the different terms in it. Show that this form is equivalent to famous scalar 2D sin theta and lambda, ठीक है। सो पार्ट सी से देखो वेक्टर फॉर्म क्या होती है ब्रैग्स लॉ की, कि k प्राइम माइनस के शुड बी इक्वल टू g। यहाँ पे k प्राइम क्या होता है, वेव वेक्टर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, k इज वेव वेक्टर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, एंड g इज आर रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर, ठीक है। बट वी नो फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है हमारे पास कि मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इक्वल होता है, सो वी कंपेयर, एंड उससे हमारे पास क्या आता है कि दैट k प्राइम इज इक्वल टू k, और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेट्स से वो k के इक्वल है, ठीक है। दिस k इज डिफरेंट फ्रॉम दीज टू सिंबल्स, ठीक है। एंड ये k कैसे रिलेटेड होता है वेवलेंथ से, इट इज 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। सो इस इक्वेशन में क्या करो, आप स्क्वायर करो दोनों साइड,
Squaring both sides, what you will get? K prime square plus k square minus 2k prime dot k, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आएगा जी स्क्वायर। सो इन दोनों का एम्पलीट्यूड के इक्वल है, तो ये कितना आएगा 2k स्क्वायर, ठीक है। इस के को थोड़ा डिफरेंट बनाना, एंड k डॉट के अगेन कितना आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ k प्राइम इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ k, एंड लेट्स से द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन स्कैटर्ड वेव वेक्टर एंड इंसिडेंट वेव वेक्टर। सो ये क्या आएगा माइनस अगेन मोड स्क्वायर हो जाएगा 2k स्क्वायर का, एंड कोस थीटा इज जी स्क्वायर। सो टेक 2k स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस कोस थीटा, इसको चेंज करो 1 माइनस कोस थीटा को, कितना होता है ये 2k स्क्वायर, इट इज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कितना हो जाएगा 4। सो टेकिंग अब स्क्वायर वन पावर वन हाफ हाफ लेते हैं दोनों साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से कितना आएगा 2 के स्क्वायर है, के बचेगा, एंड साइन स्क्वायर थीटा है तो कितना बचेगा साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू जी, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब यहाँ पे अपने के की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। हमारा के क्या था 2 पाई बाय लैम्डा, सो 2 इंटू 2 पाई बाय लैम्डा साइन थीटा बाई 2 इज जी। जी क्या होता है हमारे पास, जी को भी अगर मैं पाई की टर्म्स में लिखूँ तो कितना होता है 2 पाई बाय डी एच के एल, ठीक है। आपके पास कुछ कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो लैम्डा को अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूँ, सो लैम्डा कितना आएगा मेरे पास 2d साइन थीटा बाई 2, ठीक है। सो दिस वॉज फॉर n इज इक्वल टू 1, बट इफ यू कैलकुलेट फॉर nth ऑर्डर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, योर n लैम्डा इज 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा। तो ये पास आपके पास क्या आ गया ब्रैग्स लॉ आ गया, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था कि ये जो वेक्टर फॉर्म होता है इसका, दिस फॉर्म इज सेम एज योर ब्रैग्स लॉ, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. So obtain the expression for effective mass m star e and plot the energy velocity and effective mass of the electron in first brilliant zone. Can m star e effective mass of electron, m star e is effective mass of electron, have a negative value? So ये हमें चेक करना है, and given the value of m star e, explain why Newton's second law is not violated. एक्सप्रेशन निकालना इफेक्टिव मास का फर्स्ट बिलियन जोन में। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. तो इफेक्टिव मास, एन इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल रिस्पॉन्ड टू एन एक्सटर्नल फोर्स। एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर एक्सटर्नल फोर्स को कैसे रिएक्ट करता है, इट सिंपली फॉलोज न्यूटन्स लॉ, दैट इज डी पी बाई डी टी। यहाँ पे पी क्या है एच क्रॉस के, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी फ्रॉम बैंड स्ट्रक्चर, अब बैंड स्ट्रक्चर की जो यूनिट है वहाँ से हम एक एक्सप्रेशन उठाएंगे वेलोसिटी का, कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के स्पेस कितना होता है, इट इज 1 बाई एच क्रॉस डेल के एंड energy in terms of k, where ek denotes the electron energy as a function of wave vector, electron's energy as a function of wave vector, electron's energy as a function of k. Okay, so this was for general 3 dimension. So for 1 dimension कितना होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 1 बाई एच क्रॉस दिस डेल बाय कितना लिखोगे इसको, डेल लिखो या इसको लिखो यहाँ पे डी बाय डी के एंड ऊपर ई के, ठीक है। फन डायमेंशन के लिए आ गए।
सो एक्सेलरेशन कितना होता है हमारे पास, इसको यहीं पर अभी लीव करते हैं। एक्सेलरेशन देखो हमारे पास कितना होता है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt। सो इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू t। सो 1 by h क्रॉस तो कांस्टेंट बाहर आएगा, d by dt ऑफ दिस टर्म। अगेन मैं इसको इस टर्म में लिख रहा हूँ, ग्रेडियंट के टर्म्स में, डेल के ई ऑफ के। ठीक। सो यूजिंग चेन रूल इन दोनों को हम, बिकॉज दे बोथ कैन बी डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो यूजिंग चेन रूल मेरा एक्सेलरेशन कितना आएगा, 1 by h क्रॉस d by dk डेल के ई के एंड डी के बाई डी टी। के का भी डिफ्रेंशिएशन होगा टी के टर्म्स में। ठीक है। सिंस वी नो कि देखो हमारे पास क्या होता है, एफ एक्सटर्नल कितना होता है। अब हम इस डी के बाई डी टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाट इज एफ एक्सटर्नल, हमने ऊपर क्या देखा था, इट इज डी बाई डी टी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड मोमेंटम इज एच क्रॉस के। ठीक है। सो यहाँ से एच क्रॉस डी के बाई डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। सो हमारे पास डी के बाई डी टी कितना आएगा, एच क्रॉस को यहाँ पे ले आओ, डी के बाई डी टी इज एफ एक्सटर्नल डिवाइड बाय एच क्रॉस। Clear? Put this value here in acceleration. So your acceleration becomes 1 by h cross square del k e k है हमारे पास। ठीक है। एंड यहाँ पे सिर्फ एक एफ एक्सटर्नल आ गया, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास। सो कंपेयरिंग विद न्यूटन्स, कंपेयर करते हैं इसको न्यूटन्स लॉ से। comparing with Newton's law of motion, एक्सेलरेशन कितना होता है, सिंपली एफ एक्सटर्नल। एंड अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का हम इफेक्टिव मास कंसीडर करते हैं। ठीक है। सो इफ यू कंपेयर दीज टू रिलेशंस, सो आपके पास इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कितना, यहाँ से 1 बाय एम ई स्टार कितना आएगा, इज दिस 1 बाय एच क्रॉस स्क्वायर एंड ये कितना आएगा, डेल स्क्वायर ई बाय डेल के स्क्वायर। ठीक है। तो ये मेरे पास इफेक्टिव मास का फॉर्मूला है, यही मेरे को डिराइव करना था। सो दिस इज माय आंसर। नाउ आपको क्या प्रूफ करना था कि ये न्यूटन्स सेकंड लॉ को फॉलो करता है। ठीक है। सो न्यूटन्स लॉ यहाँ पे वायलेटेड नहीं होता। सो अब देखो, अब आपको प्लॉट करना है ये तो एक पार्ट था इस क्वेश्चन का, obtain the expression for effective mass and plot, अब प्लॉट करना है एनर्जी, वेलोसिटी एंड इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। सो एनर्जी का रिलेशन क्या आता है, आपने देखा होगा, एनर्जी का रिलेशन कितना होता है, इज E0 प्लस माइनस प्लस एच क्रॉस के स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर आप ई के वर्सेस के का प्लॉट देखें, सो वो क्या होगा, एक पैराबोला होगा। सो वो क्या होगा, एक पैराबोला होगा फेसिंग सेंटर्ड एट के इक्वल्स टू 0 एंड वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करोगे, आप ई के प्लॉट करोगे एंड एक्स एक्सिस पे आप सिंपली के प्लॉट करोगे। ठीक है। सो ये एनर्जी का प्लॉट होगा। तो अगर वेलोसिटी का प्लॉट करते हो, सो वेलोसिटी के केस में हमारा वी के कितना आया था, वी के आया था हमारे पास 1 बाई एच क्रॉस डेल ई बाई डेल के। और अगर मैं डेल ई को, अपने ई को डिफ्रेंशिएट करूँ मैं के टर्म्स में, तो ये कितना आएगा, एच क्रॉस के, टू कैंसिल हो जाएगा, एम ई स्टार। सो डेल ई बाई डेल के की वैल्यू मैं ऊपर से रखता हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा, एच क्रॉस के बाई इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर आप वेलोसिटी प्लॉट करोगे वी के विद के, इट विल वेरी लीनियरली।
ठीक है, इट बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। एंड इसका जो स्लोप होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। एंड इफेक्टिव मास भी प्लॉट करना था हमें, सो इफेक्टिव मास, सो इसकी क्या पॉजिटिव वैल्यू होती है, इट इज पॉजिटिव नियर k is equals to 0 and negative near zone boundaries and negative near zone boundaries। ठीक है, हमने तीनों के प्लॉट का डिस्क्रिप्शन बता दिया। अब उसमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि कैन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बी नेगेटिव, सो द आंसर इज यस। व्हाई, बिकॉज नियर टॉप ऑफ अ बैंड, अगर आप बैंड के टॉप पे देखें, नियर टॉप ऑफ अ बैंड, दिस टर्म होल्स इन सेमीकंडक्टर, जैसे कहाँ पर देखा जाता है अभी बताता हूँ। लेकिन जब आप ये वाली टर्म कैलकुलेट करोगे आप डी ई स्क्वायर बाई डी के स्क्वायर, so this term at the top of a band comes out to be negative and effective mass कितना था हमारे पास 1 by h कट स्क्वायर डेल ई स्क्वायर बाई डेल के स्क्वायर। सो अगर ये टर्म नेगेटिव है तो मेरे पास इफेक्टिव मास कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो यस इट कैन बी नेगेटिव एंड so thus m star e is negative। एंड एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, होल्स के केस में एग्जाम्पल, होल्स इन सेमीकंडक्टर द एनर्जी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग के। होल्स के केस में क्या होता है, एनर्जी ये वाली टर्म डिक्रीज करती है, सो योर अफेक्टिव मास विल बी नेगेटिव, ठीक है। एंड न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ पे होल्ड करता है, क्यों, बिकॉज अकाउंट फॉर इंटरनल क्रिस्टल फोर्स। ये जो इफेक्टिव मास है हमारे पास एम स्टार ई, इट अकाउंट्स फॉर एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एंड द फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ रिमेन्स सेम, conserving momentum। So this was question number 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप बी पार्ट पर ध्यान से देखोगे, द बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एज फॉलोज। ये क्वेश्चन हमने इससे जस्ट पहली वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया है। आपको दो टेम्परेचर्स पर निकालना था, एक 300 केल्विन पर एंड 77 केल्विन पर। दो इक्वेशंस लिखोगे, दोनों को डिवाइड करोगे एंड रेशो मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो इस पार्ट को अभी स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स इन सॉलिड इन इक्विलिब्रियम एट अ टेम्परेचर टी। सो अगेन ये भी डिफेक्ट्स का क्वेश्चन है, इसको भी स्किप करते हैं। इस पे आते हैं। कंसिडर अ लीनियर डायटोमिक क्रिस्टल ऑफ इक्वल masses and the force constant between alternative atoms to be g and 10g. Let the separation between atoms be small a. Determine the dispersion relation and sketch the same in first brilliant zone. Sketch the change in phonon dispersion relation if the nearest neighbor distance is reduced to a by 2। सो इस टाइप का भी आपने डेरिवेशन कर रखी है इसकी, लेकिन वहाँ पे जस्ट हमारा लैटिस कांस्टेंट, नॉट लैटिस कांस्टेंट, हमारा जो स्प्रिंग का जो कांस्टेंट होता है वो के था, यहाँ पे g एंड 10g दे रखा है। देखो कैसे करेंगे इसको। सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, लीनियर डायटोमिक चेन, लीनियर डायटोमिक चेन, ये क्वेश्चन आपने कर रखा है तो जस्ट उसके सिमिलर है, तो इसमें मैं जस्ट आपको स्टेप्स बताऊंगा कि क्या करना है। अगेन वैसे ही कंसीडर करेंगे, एक चेन कंसीडर करेंगे जिसमें एक रेफरेंस एटम लेंगे जिसका मास हम सबका मास सेम है, एंड U2n एक पोजीशन लेंगे, उससे नेक्स्ट एटम की हम पोजीशन लेंगे U2n+1 एंड देन U2n+2। सिमिलरली हम इनकी पोजीशंस को डिनोट कर देंगे U2n-1 U2n-2 एंड दे आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग से कनेक्टेड है, जिनका हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो नॉट के, g एंड 10g दे रखा है, ठीक है। सो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दे आर वाइब्रेटिंग इन
बोथ द डायरेक्शंस। सो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखोगे आप? लेट्स से हम इस एटम की लिखते हैं u2n। सो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। सो u2n यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट का दिस टू डॉट्स रिप्रेजेंट टू टाइम्स डेरिवेटिव। सो डिस्प्लेसमेंट को जब दो टाइम्स आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन। सो मास f, देखो स्प्रिंग के केस में इक्वेशन कैसी होती है? f इज kx माइनस kx एंड फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास टाइम्स एक्सेलरेशन, सो इट इज माइनस kx। ठीक है, सो इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू नेट डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस 2n एटम। सो 2n प्लस 1 माइनस u2n। सिमिलरली आप 10g के लिए लिखोगे, यानी आपने एक इक्वेशन लिखी इस एटम और इस एटम के साथ, दूसरी इक्वेशन लिखोगे इस एटम के साथ। सो 10g, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो गया, u2n माइनस 1 माइनस u2n, ये नेट डिस्प्लेसमेंट है। सेकेंड इक्वेशन आप किसके लिए? किसी भी एटम के लिए लिख लो, 2n प्लस 1 के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, सो u2n प्लस 1 डबल डॉट इज g टाइम्स 2n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 1। ठीक है, सो u2n प्लस 2 माइनस u2n प्लस 1 एंड प्लस 10g u2n प्लस 1 माइनस टाइम्स u, यहाँ पे 2n आएगा। ठीक है, u2n माइनस u2n प्लस 1। ठीक है, अब रिकॉल करो हम इसके बाद क्या करते थे? हम इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव लिखते थे। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव कैसे आता था? इस केस में कितना आएगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव इज a टाइम्स एक्सपोनेंशियल i ओमेगा t माइनस के एक्स होता था, लेकिन यहाँ पे x कितना है? 2nka। ठीक है, ये इस एटम के लिए इक्वेशन होगी। सिमिलरली आप प्लेन वेव की इक्वेशन लिखोगे u2n प्लस 1 एटम के लिए। सो कितना आएगा? b एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी माइनस, यहाँ पे k सेम है लेकिन हमारा x चेंज हो गया। x कितना हो गया? 2n प्लस 1 के। ठीक, जब मेरे पास इक्वेशन ऑफ ये प्लेन वेव आ जाती थी तो हम क्या करते थे? इनको सब्सटीट्यूट कर देते थे। इसका आप डबल डेरिवेटिव लोगे, जो वैल्यू आएगी आप यहाँ पे रखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, एंड u2n एंड u2n प्लस 1 की वैल्यू आप ये रखोगे। ठीक है, सो दिस लीड्स टू अ 2x2 सिस्टम। मेरे पास एक दो इक्वेशंस आएंगी, इन दोनों में रखोगे तो उनका क्या करूँगा मैं? डिटर्मिनेंट लूँगा उनको सोल्व करने के लिए। सो इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट 11g प्लस m ओमेगा स्क्वायर 10g एक्सपोनेंशियल आई के प्लस g टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस आई के, एंड यहाँ पे क्या आएगा? g एक्सपोनेंशियल आई के प्लस 10g एक्सपोनेंशियल माइनस आई के, एंड यहाँ पे माइनस 11g प्लस m ओमेगा स्क्वायर। सो इस मैट्रिक्स को आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा ईजियर, ये जस्ट उससे एक स्टेप आगे है। मैं सेम टाइप का क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ से देख लेना। ठीक है, वो डेरिवेशन काफ़ी लेंदी है तो इस वजह से मैं वीडियो में इसको नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट स्टेप्स बता रहा हूँ। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे, किसके लिए? ओमेगा के लिए। सो ओमेगा की आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? देखो ओमेगा की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस, एंड कितनी आएंगी वो वैल्यूज? रूट 11g प्लस माइनस g, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट 101 प्लस 20 कोस 2ka, ये आपके पास सॉल्यूशन आएगा, एंड इसके डिवाइड में कितना आएगा? m। ठीक है, सो ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। अब देखो
यहाँ पे जो पॉजिटिव है, ओमेगा पॉजिटिव विल गिव यू अकॉस्टिक ब्रांच, and omega minus will give you optical branch. सिमिलरली आप क्या करोगे, एक डिस्पर्शन रिलेशन प्लॉट करोगे, जैसे मैं नोट्स में गिवन है, ओमेगा वर्सेस के का प्लॉट करोगे एंड देखोगे के इक्वल टू 0 पे हमारा ओमेगा कितना आता है, एंड दो कर्व्स आएंगे हमारे पास, एक कोरस्पॉन्डिंग टू ऑकस्टिक ब्रांच एंड अनदर कोरस्पॉन्डिंग टू ऑप्टिकल ब्रांच, ठीक है। Now let's move on to another C part. Consider typical values of energies of neutron, X-ray and photon and optical photons. Explain with relevant equations as which of them can be used to determine phonons energy. देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने एक लास्ट वीडियो में भी किया था कि अगर आपको किसी भी फोनॉन्स की लेट से आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है तो आपके पास जो प्रोब होना चाहिए उसकी एनर्जी सेम होनी चाहिए आपके जिस चीज़ को आप स्टडी करना चाहते हो, ठीक है। सो हमारे पास 3 पार्टिकल दे रखे हैं, एक न्यूट्रॉन, एक आपके पास एक्सरे बीम दे रखी है एंड आपके पास ऑप्टिकल फोटॉन्स दे रखे हैं, ऑप्टिकल फोटॉन्स। एंड आपको स्टडी क्या करना है, फोनॉन्स को स्टडी करना है। सो अब जिसकी एनर्जी कंपेरेबल होगी फोनॉन्स की एनर्जी के साथ उसको हम यूज़ करेंगे अपनी स्टडी करने के लिए। सो न्यूट्रॉन्स की जो रेंज होती है एनर्जी की वो कितनी होती है, 1 to 100 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्सरे की कितनी होती है, सिंस एक्सरेज आर हाई एनर्जी बीम्स, सो इनकी जो एनर्जी होती है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है, सो 1 to 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड सिमिलरली फोटोन की एनर्जी कम होती है, इट इज़ रफली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फोनोन के लिए जो एनर्जी रेंज होती है वो इस रेंज में लाई करती है, एक्सरे उसमें यूज़ नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो हम न्यूट्रॉन को यूज़ कर सकते हैं फोनॉन्स को स्टडी करने के लिए एंड ऑप्टिकल फोटॉन्स को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज फोटॉन्स हैव एनर्जी कंपेरेबल टू फोनॉन्स। एंड आउट ऑफ these two, neutron and photons, which are used, so we use only optical photons. Why? Because their energy match कर जाती है, their energy is comparable, energy matching, and second reason is कि their momentum transfer, कि जो ये जो photons होते हैं ये momentum transfer कर देते हैं अपना, ठीक है, momentum transfer completely। ओके सो एंड इक्वेशन, उसने इक्वेशन पूछी थी एंड द इक्वेशन विच governs this phonons is प्लस माइनस h टाइम्स ओमेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये था सी पार्ट। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ये डेरिवेशन है टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन मॉडल की, ये आप नोट से देख लेंगे एंड हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी ये कंसीडर करी हुई है, वहाँ पे की हुई है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन देखते हैं टाइट बाइंडिंग मॉडल के ऊपर ही। कंसिडर एन FCC लैटिस विद लैटिस कांस्टेंट स्मॉल a, फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ EK एंड इवेल्युएट EK एट हाई सिमेट्री पॉइंट्स। हमें एनर्जी निकालनी होती है EK एंड कहाँ पे निकालनी है, हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखा है 0 0 0 एंड अनदर पॉइंट इज x, एक पॉइंट है गामा जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 0 एंड x पॉइंट है 1 0 0 इन द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। यूज द टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन, determine the expression of EK in the vicinity. Vicinity means gamma point पर when your K is approximately equal to 0. Vicinity means उसके आसपास। For the same lattice and illustrate the resulting energy surface with a schematic diagram. So question number 4. If you recall from tight binding dispersion relation, वो कितना होता है हमारे पास,
E of k is E0 माइनस अल्फा माइनस गामा, यहाँ पे समेशन होता था एम क्या थे यहाँ पे, नियरेस्ट नेबर्स थे, ठीक है, एंड एक्सपोनेंशियल होता था आई टाइम्स, क्या होता था यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल आई टाइम्स, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते थे हम, जी डॉट, नॉट जी, यहाँ पे के होता था, के डॉट R0 माइनस आर एम, ठीक है, ये टर्म हम कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे के वही वेव वेक्टर होता है अपना, जो कि के एक्स कैप, के वाई कैप, के जेड कैप। R0 क्या होता है, हमारा जो रेफरेंस एटम है उसका पोजीशन वेक्टर। आर एम क्या है, एम मीन्स नियरेस्ट नेबर, जो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है उनके पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे, आर एम होंगे, ठीक है। सो एफसीसी लैटिस दिया हुआ, देखो पहले तो हमें क्वेश्चन में कि एफसीसी लैटिस, सो एफसीसी लैटिस के लिए हमारे पास कितने नियरेस्ट नेबर्स होते हैं, 12 नियरेस्ट नेबर्स, एंड उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, देखो a/2, ये हमने ट्यूटोरियल में भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्या कोऑर्डिनेट होते हैं उसके, +-1 +-1 कोमा 0, a/2 +-1 0 कोमा +-1 एंड 0 +-1 कोमा +-1। 4 नियरेस्ट नेबर्स इस पोजीशन पे होते हैं, 4 नियरेस्ट नेबर इस पोजीशन पे होते हैं, एंड 4 नेबर इस पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। सो आप इनके लिए पोजीशन वेक्टर लिख लोगे, ठीक है, एंड उसका डॉट प्रोडक्ट ले लोगे के के साथ, ठीक है। सो ई के देखो इस केस में कितना आएगा, जब आप इनके पोजीशन वेक्टर लेके के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे एंड एक्सपोनेंशियल के अंदर टर्म्स लिखोगे, अराउंड आपके पास कितनी टर्म्स आएंगी, अगर आपके पास 12 नियरेस्ट नेबर है तो आपके पास 12 टर्म्स आएंगी एक्सपोनेंशियल, एंड उनको फिर आप रिड्यूस करोगे अपने कोस का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। सो जैसे कोस के एक्स ए कितना होता है, एक्सपोनेंशियल आई के एक्स ए प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स ए डिवाइड बाई 2। तो ऐसे आप टर्म्स को क्लब करोगे एंड अपने कोस की टर्म्स में लिख लोगे। सो आपका एनर्जी का फॉर्मूला कितना आएगा, E0 या E0 माइनस अल्फा माइनस, उसमें से आप 4 कॉमन लोगे, 4 गामा, अंदर जो टर्म्स आएंगी वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपके पास क्या टर्म्स आएंगी, कोस के एक्स a/2, इसके साथ एक मल्टीप्लाई में टर्म आएगी कोस के वाई a/2, प्लस फिर आपके पास टर्म आएगी कोस के वाई a/2, एंड इसके साथ टर्म आएगी कोस के जेड a/2, एंड सिमिलरली आपके पास एक और टर्म आएगी कोस के जेड a/2 इंटू कोस के एक्स a/2, ठीक है। सो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा ई के का। सो अब हमारे पास ये जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब हमें जो गिवन पॉइंट्स हैं वहां पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ था हमें, अगर एनर्जी एट हाई सिमेट्रिक पॉइंट्स, सो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ था हमें गामा पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0,0। सो के एक्स के वाई के जेड हर जगह पे आपको 0 रखना है। सो कोस 0 1 1, सो 1 + 1 + 1, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 3, बाहर क्या है -4। सो ई ऑफ के फॉर दिस कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, E0 माइनस अल्फा माइनस 12 गामा, ठीक है, ये आपके पास आंसर होगा। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट आपको एक एक्स पॉइंट दे रखा था जनरली, जिसके कोऑर्डिनेट थे आपके पास, अगेन के कोऑर्डिनेट कितने थे, 2π/a, 0, 0। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट थे 1, 0, 0, लेकिन बाहर मल्टीप्लीकेशन में 2π/a लिखा हुआ है, तो इस 2π/a को अंदर कंसीडर करना है, ठीक है। सो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 2π/a, वाई जेड 0 होंगे, ठीक है। सो कितना आएगा इस केस में, सो लिखते हैं अपना E एट एक्स, इसको के को मिटा के आप यहाँ पे गामा करो, ठीक है, क्योंकि हम गामा पॉइंट पे निकालें। सो E एट एक्स कितना आएगा, E
नॉट माइनस अल्फा माइनस 4 गामा। देखो जी यहाँ पे के एक्स है, तो पहले मैं ये वाली टर्म कैलकुलेट करता हूँ, फर्स्ट एक करके दिखाता हूँ आपको। के एक्स की जगह 2 पाई बाई ए रखो एंड ए बाई 2 पहले से, ठीक है। सो ए कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वाई का कोऑर्डिनेट 0। सो यहाँ पे कितना है, कोस पाई इज -1, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड टर्म में क्या था, वाई जेड था, दोनों 1 1 हो जाएगी। वाई जेड में अगर आप 0 0 रखोगे तो 1 × 1 प्लस कोस के जेड, ये तो 1 होगा एंड यहाँ पे रखोगे तो ये अगेन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। सो एक +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -1 बचेगा अंदर। सो ई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, E0 माइनस अल्फा प्लस 4 गामा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक अंदर साइन माइनस है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब उसने पूछा था विसिनिटी, गामा पॉइंट के विसिनिटी में कितनी वैल्यू होगी। सो यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, के को 0 पुट कर देना, मीन्स ऑल के एक्स के वाई के जेड आर 0। सो फॉर स्मॉल के, देखो विसिनिटी का मतलब होता है नॉट एग्जैक्टली एट के इज इक्वल टू 0 बट अप्रोक्सीमेटली के इज इक्वल टू 0, मीन्स योर के इज स्मॉल, योर के इज स्मॉल। सो इन दिस केस हमारे जो कोस के एक्स ए बाई 2 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, जब इसको आप टेलर सीरीज में एक्सपेंड करते हो तो के एक्स ए स्क्वायर डिवाइड बाई इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो इसका स्क्वायर करोगे तो एक 4 आएगा एंड 2, सो 8। सिमिलरली हायर ऑर्डर टर्म्स होती है उनको हम इग्नोर कर देते हैं। सिमिलरली आप क्या करोगे, कोस के वाई को एक्सपेंड करोगे, कोस के वाई ए बाई 2 एंड सिमिलरली फॉर कोस के जेड ए बाई 2, ठीक है। एंड व्हेन यू विल सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज इन योर जनरल फॉर्मूला, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे रखोगे। सो देखो यहाँ पे एक टर्म आएगी 1 माइनस समथिंग इसका स्क्वायर, यहाँ पे एक टर्म आएगी 1 माइनस समथिंग उसका के वाई ए बाई 2 का स्क्वायर। सो उनका प्रोडक्ट करना है, देन यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट करना है। तो जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास ई एट गामा पॉइंट कितना आएगा, E0, मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ उसका, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है, कुछ हार्ड नहीं है। सो 4 गामा, एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, करना क्या आपको, कोस के एक्स ए बाई 2 की वैल्यू ये है, कोस के वाई ए बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस के वाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 8 एंड सिमिलरली फॉर रेस्ट टर्म्स। सो टर्म कहाँ तक कंसिडर करनी है, सिर्फ सेकेंड ऑर्डर तक। तो आपके पास कितनी आई वैल्यू, जब आप इसको इन सबको एक्सपैंड करो तो E0 आएगा आपके पास, माइनस अल्फा आएगा, प्लस आएगा -12 गामा आएगा एंड प्लस गामा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर की टर्म आएगी, ठीक है, के स्क्वायर जेड। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन 4 डन। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, सो कंसिडर एन इन्फानाइट सुपर कंडक्टिंग प्लेट ऑफ फाइनाइट थिकनेस 2t as shown in embedded figure. A magnetic field B0 is applied parallel to its plate. Find both the magnitude and supercurrent Js inside the plate. Plot the magnetic field supercurrent for this thickness and यहाँ पे penetration depth आती है lambda L, ठीक है। Ns is the number of electron participating in supercurrent। ये हमने सेम डेरिवेशन करी हुई है इससे, लास्ट टू लास्ट हमने जो एक ट्यूटोरियल के अंदर, ये लास्ट क्वेश्चन आई रिमेंबर, हमने इसको सेम किया था। हमने पैरेलल प्लेट को एज्यूम किया था कि हमारी प्लेट जो पैरेलल है वो एक्स वाई प्लेन में पैरेलली इन्फानाइटली स्प्रेड आउट है एंड इसकी थिकनेस 2t है z डायरेक्शन में, याद आ गया। वहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी एंड सुपर करंट निकाला था। आपको सेम डेरिवेशन करनी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायरेक्शंस डिफरेंट गिवन है, ठीक है। सो प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पे एक्स वाई जेड को चेंज करना है बस। देखो 8 मार्क्स में पूछी गई है ट्यूटोरियल में भी गिवन है, प्रीवियस ईयर में पूछी है, तो चांसेस हैं कि
दोबारा रिपीट हो सकती है, ठीक है। सो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ कूपर पेयर नीडेड फॉर इट्स फॉर्मेशन? How do you differentiate between excited state of an electron in normal conductor and ground state of same electron in superconductors? Illustrate with schematic plot. So कूपर पेयर हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। क्या होते हैं? बाउंड स्टेट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की विद अपोजिट मोमेंटम एंड अपोजिट स्पिन्स, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5, कूपर पेयर तो हमने डिस्कस कर लिए थे क्या होते हैं, एंड ये फॉर्म कहाँ पर होते हैं, हमने 2 पॉइंट्स बताए थे। इट इज कहाँ पर फॉर्म होते हैं? व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। सो यहाँ पर हमें पूछा गया है, नॉर्मल कंडक्टर है एक हमारे पास, नॉर्मल कंडक्टर है एंड एक सुपर कंडक्टर है। सो इसके केस में इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स कैसे डिफरेंट होती हैं, हमें उनको कंपेयर करना है सुपर कंडक्टर। सो अगर हम फर्स्ट कंसिडर करें इलेक्ट्रॉन की स्टेट, सो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कंडक्टर के अंदर कहाँ पर होता है? एक्साइटेड स्टेट में होता है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट्स। बट इन सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है हमारा? ग्राउंड स्टेट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रम। एनर्जी स्पेक्ट्रम, सो नॉर्मल कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है? हमारी एनर्जी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है। सो इट इज कंटिन्यूअस बिलो एंड अबव फर्मी एनर्जी लेवल, बिलो और अबव फर्मी एनर्जी लेवल। लेकिन सुपर कंडक्टर्स के केस में क्या होता है? हमारे एनर्जी स्पेक्ट्रम में गैप होता है, ठीक है, एंड मिनिमम वो गैप कितना होता है? इट इज 2 times डेल्टा, एंड दिस मच ऑफ गैप, दिस मच ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कूपर पेयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें तो रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस नॉर्मल कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है? फाइनाइट होता है। दे ऑफर, नॉर्मल कंडक्टर्स ऑफर फाइनाइट रेजिस्टेंस, बट सुपर कंडक्टर्स के केस में क्या होता है? हमारे पास जीरो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जो पेयर्स होते हैं वो कंडेंस्ड होते हैं एंड फ्लोज विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो इन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, कंपेयर किया बेसिकली नॉर्मल कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर्स के केस में। सो क्वेश्चन बी पार्ट हो गया, सी पे आते हैं। यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड एस्टिमेट द लेंथ इट्स zeta 0 of a superconducting copper, not copper, it's Cooper pair, ठीक है। Cooper pair of an electron in a clean superconductor assumed at the critical temperature Tc and Fermi velocity Vf are known. So Heisenberg uncertainty principle का यूज करके हमें लेंथ निकालनी है ऑफ सुपरकंडक्टिंग कूपर पेयर। कैसे करेंगे देखो। सो पार्ट डी, यहाँ पे जो ये सिंबल है दिस इज जीटा, ठीक है, इट डिनोट्स द लेंथ ऑफ कूपर पेयर, लेंथ ऑफ कूपर पेयर। सो यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या पता है कि चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट, ठीक है। सो द एस्टिमेटेड फॉर्म ऑफ यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द एस्टिमेटेड फॉर्म ऑफ दिस लेंथ कितना आता है हमारे पास? ये एस्टिमेटेड फॉर्म है, ठीक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्मी वेलोसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। तो ये आता है, दिस इज एस्टिमेटेड फॉर्म, estimated form where your delta is energy gap at 0 Kelvin, energy gap at 0 Kelvin, okay,
एंड ये कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 0 केल्विन पर एनर्जी गैप 1.76 टाइम्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड देन क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। सो अगर अपने डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी, h क्रॉस वी एफ डिवाइड बाय 1.76 पाई टाइम्स के बी एंड टी सी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ कूपर पे, ये कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। If you look at question number 6, it says consider a line of equidistant ions of separation r with alternative charges plus minus q. अगेन ट्यूट का क्वेश्चन है, ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया हुआ है। इवेल्युएट द, इसमें मेडलन कांस्टेंट निकालना होगा एंड डिपल्शन एनर्जी दे रखी है एंड पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है एंड देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे पहले, फिर इक्विडिस्टेंस जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है उसके टर्म्स में उसको रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 रखोगे, कांस्टेंट की वैल्यू आप बैक इक्वेशन अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इसका पार्ट बी देखते हैं। कूपर Cu हैज अ, ओके दिस इज कॉपर, कंफ्यूजन हो रहा है कूपर एंड कॉपर के बीच में। सो दिस इज कॉपर मेटल हैज अ फर्मी टेम्परेचर ऑफ दिस। Determine the lattice parameter of copper using the well-known Fermi energy formula for a metal. Hint क्या है कि copper crystallizes in FCC structure. Question number 6, part B. Fermi temperature दे रखा है हमें copper का, कितना दे रखा है 8.16 times 10⁴ Kelvin. वी नो कि अगर हमें हमारे पास फर्मी टेम्परेचर है सो फर्मी एनर्जी कितना होता है, इट इज़ नथिंग बट के बी टाइम्स दिस फर्मी टेम्परेचर, ठीक है। सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा रफली 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, फर्मी एनर्जी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन गैस क्या फॉर्मूला होता है EF का, इट इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m इंटू 3 पाई स्क्वायर n पावर 2/3, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से अगर आप n कैलकुलेट करोगे पहले पावर 3/2 ले लो दोनों साइड एंड देन इस टर्म को वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। सो n की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 1/3 पाई स्क्वायर इंटू 2m EF डिवाइड बाय h क्रॉस स्क्वायर एंड होल पावर 3/2। हमने n कैलकुलेट करना है तो EF की वैल्यू यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखोगे, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की आपकी वैल्यू पता है। सो n की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास यहाँ से 8.5 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है नंबर डेंसिटी है, सो इट विल, इसकी यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब कॉपर में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कॉपर इज FCC, कॉपर इज FCC। सो FCC के केस में अगर आप n इफेक्टिव देखो, n इफेक्टिव कितना होता है 4 होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स फॉर एन FCC लैटिस कितना होता है 4 होता है। सो इट कंटेन 4 एटम्स इन 1 यूनिट सेल, ठीक है, एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं। सो ईच एटम कंट्रीब्यूट एंड ईच एटम ऑफ कॉपर कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन। एक यूनिट सेल के अंदर मेरे पास कितने एटम है 4 एटम, हर एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। सो मेरे पास एक यूनिट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो नंबर डेंसिटी में अगर लिखूं सो वो क्या होगा 4 डिवाइड बाय a क्यूब वॉल्यूम ऑफ माय यूनिट सेल, ठीक है। सो यहाँ से लैटिस पैरामीटर a कितना आएगा 4/n पावर 1/3। n की वैल्यू आपने यहाँ कैलकुलेट की है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो आपके पास
ये कांस्टेंट है, ये कितना आएगा 3.62 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ए की वैल्यू आ जाएगी कॉपर के लिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सी द इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट इज लीनियर इन टेम्परेचर, specific heat at constant volume due to electrons is proportional to gamma T. Use the Lorentz number L is pi square kb square upon 3 e square and Widman-Franz law to express gamma in terms of Fermi energy EF. How does this relaxation time affect the thermal conductivity in metal? 3 मार्क्स में पूछा गया न्यूमेरिकल। So let's do the last part C. So हमें क्या दिया हुआ, स्पेसिफिक हीट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, कितना दिया हुआ है हमें, इट इज गामा टाइम्स टी। एंड यहाँ पे गामा क्या होता है, इट इज नॉट, देखो गामा टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, हॉपिंग इंटीग्रल, लेकिन यहाँ पे गामा क्या होता है, सोमरफील्ड कोफिशिएंट। गामा इज सोमरफील्ड कोफिशिएंट, ठीक है। सो गामा इन टर्म्स ऑफ ई एफ, गामा इन टर्म्स ऑफ ई एफ, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो गामा आता कितना है, ये भी थ्योरी से आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला, एंड पाई स्क्वायर के बी स्क्वायर एन फंक्शन ऑफ ई एफ डिवाइड बाय 3, जहाँ पे एन ई एफ कितना होता है, एन ई एफ इज 3n डिवाइड बाय 2 टाइम्स फर्मी एनर्जी ई एफ। सो जब ये एन ई एफ की वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, सो आपके पास गामा कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर एन के बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ई एफ, ठीक है। सो अब आपको यूज़ क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन है यूज़ द विडमैन फ्रेंच लॉ। सो कितना आएगा ये, इससे क्या आता है हमारे पास, लोरेंज नंबर आता है बेसिकली एल, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। सो इट रिलेट्स, दिस विडमैन फ्रेंच लॉ रिलेट्स लोरेंज नंबर विद k, that is thermal conductivity, and sigma conductivity, k and sigma को ये रिलेट करता है, कैसे, that k upon sigma t is l, and l कितना है हमारे पास, पाई स्क्वायर के बी स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, अपॉन 3e स्क्वायर, ठीक है। बट फ्रॉम ड्रूड मॉडल, रिमेंबर हमने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया था, ड्रूड मॉडल में हमारे पास कंडक्टिविटी कितनी आई थी वहाँ पे, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय एम, ये हमने कैलकुलेट किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में, ठीक है। एंड वहीं पे अगर ये तो था हमने जो वीडियो में डिस्कस किया था, एंड ड्रूड मॉडल के अंदर ही हमारे पास जो के की वैल्यू होती है कितनी होती है, गामा टाइम्स वी एफ स्क्वायर इंटू रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय एम। ये कहाँ से आता है, ये काइनेटिक थ्योरी से आता है, ये फॉर्मूला काइनेटिक थ्योरी। सो आपके पास गामा कितना आ जाएगा, देखो गामा में आपको इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो गामा आपके पास कितना आ जाएगा, जो भी आपके पास पैरामीटर्स हैं गामा सिग्मा के, इनको वैल्यूज को प्लग करोगे तो आपके पास एक लास्ट एक्सप्रेशन आएगा, पी स्क्वायर एन स्क्वायर के बी डिवाइड बाय 2 टाइम्स ई एफ, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। एंड इसमें एक लास्ट पार्ट पूछा हुआ था इसी में, इस क्वेश्चन में आगे, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिलैक्सेशन टाइम टाउ ऑन योर के। सो अगर आप के का फॉर्मूला देखोगे, सो के इज 1/3 स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन into Vf square Fermi velocity square times
tau. So they are k is directly proportional to relaxation time. ठीक है, ये बताना था। ठीक है यार, तो यहाँ पे हमारा ये प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट होता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे ये लास्ट था इसका। सो हमने अब तक लगभग 3 प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस किए हैं, एंड अपने जो इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल्स थे, जैसे लास्ट के जो इंटरनल के बाद वाले 5, 6, 7, 8, उन सबको मैंने डिस्कस किया अपनी प्लेलिस्ट में। एक बार मैं प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। एंड लास्ट में क्या करना, अपने फॉर्मूलेज को रिवाइज करके जाना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, थैंक यू।